हेलो बच्चों, मैं हूँ सविता जैन। आज मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ हिंदी में आरोह भाग से। ठीक है, तो आरोह में दो खंड किए गए हैं, एक काव्य खंड है और दूसरा गद्य खंड है। ठीक है, तो हम काव्य खंड और गद्य खंड पढ़ने से पहले हमारे सिलेबस में जो 30% आउट कर दिया गया है, सिलेबस से हटा दिया गया है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो जो 30% कट आउट किया गया है वो उसमें से कौन से पार्ट हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं और कौन से पार्ट हमें पढ़ने हैं, इसके बारे में आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जो है ये है काव्य खंड। ठीक है, काव्य खंड में हम देखेंगे फर्स्ट से यहाँ पर दिया हुआ है 10 तक का। तो फर्स्ट से 10 तक के पार्ट में कौन कौन से पार्ट हमें नहीं पढ़ने हैं उसके बारे में, और कौन से पार्ट पढ़ने उसके बारे में आपको बतलाती हूँ। ठीक है, ये हमारा काव्य खंड है। काव्य खंड में पहला पार्ट जो दिया हुआ है, हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है यहाँ पर आत्म परिचय और एक गीत। तो इसमें दो जो उन्होंने लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने कि आत्म परिचय और गीत, उसमें से हमको आत्म परिचय नहीं पढ़ने हैं, जहाँ मैंने कट कर दिया है, और एक गीत पढ़ने हैं, इसलिए मैंने इसको राइट किया हुआ है। ठीक है, तो आप भी बच्चों ऐसे अपनी बुक में कर लेंगे। ठीक है, दूसरा जो है आलोक धनवा जी ने लिखा है पतंग, ये हमको पढ़ने हैं। ओके, तीसरा है कुंवर नारायण ने दो कविताएं लिखी हैं, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। ठीक है, इनमें से दो कविताओं में से एक कविता हमको पढ़नी है, वह है कविता के बहाने। ठीक है, दूसरा वाला जो था बात सीधी थी पर, ये कविता आपको कट कर देने हैं। ओके, चौथा है रघुवीर सहाय ने लिखा हुआ है कैमरे में बंद अपाहिज। तो हमको एक कैमरे में बंद अपाहिज नहीं पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ आ रहा है? ठीक है, पांचवा है गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा है सहर्ष स्वीकारा। क्या लिखा है? सहर्ष स्वीकारा। ये हमारे पाठ में है, सिलेबस में है, इसलिए इसको हमको पढ़ना है। ओके, आप यहाँ पर मैंने राइट किया है, आप अपनी बुक में कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब आइए देखते हैं हमने 6 जो है शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है उषा, ये इसको हमको पढ़ने हैं, इसलिए मैंने टिक किया हुआ है यहाँ, आप भी कर लेंगे। 7th है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है बादल राग। क्या लिखा है? बादल राग। ये हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए हमको इसको नहीं पढ़ने हैं। ओके, 8th है तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? यहाँ पर दो कविताएं लिखी हैं, कवितावली उत्तराखंड से दिया हुआ है, और दूसरा है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो यहाँ पर कवितावली हमको पढ़नी है, और लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप इसको हटा दिया गया है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। ओके, ठीक है बेटा। 9 है फिराक गोरखपुरी ने लिखा है रुबाइयाँ और गजल, इसमें से हमको पढ़ने हैं रुबाइयाँ। ओके, 10वां है उमा शंकर जोशी जी ने जो लिखा है वह है छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। क्या लिखा है? छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। तो इनमें से दोनों कविताएं हमको पढ़नी हैं। ओके, आपको समझ आया बेटा? ये जो मैंने टिक का निशान लगाया हुआ है, सारे जो टिक के निशान लगाए हुए हैं, ये हमको पढ़ने हैं, ये हमारे सिलेबस में है, और जिसको मैंने कट किया हुआ है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, अर्थात इसको हमको नहीं पढ़ना है। ये तो हमारा काव्य खंड, तो आप भी अपनी बुक में इसी तरह से टिक कर लेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ओके, अब हम देखते हैं गद्य खंड। ठीक है, यहाँ से आता है हमारा गद्य खंड। अब गद्य खंड में हमको देखना ये है कि उन्होंने लिखा है 11 से 18 तक का। महादेव वर्मा जी ने लिखा है भक्तिन। तो इनमें से जो महादेव वर्मा जी ने लिखा है भक्तिन, उसको हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर कट किया हुआ है। 12 में दिया हुआ है ज्ञानेंद्र कुमार जी ने लिखा है बाजार दर्शन, ये हमको पढ़ने हैं। ठीक है, 13 है धर्मवीर भारती जी ने क्या लिखा है? काले मेघा पानी दे। तो काले मेघा पानी दे हमारे सिलेबस में है, इसको हमको पढ़ना है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है? टिक किया है। आप अपनी बुक में कर लेंगे बेटा। ओके, 14 है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है पहलवान की ढोलक। क्या लिखा है? पहलवान की ढोलक। ये हमको पढ़नी है, आप अपने
बुक में टिक का निशान कर लेंगे। आइए आगे देखते हैं। विष्णु खरे जी ने लिखा है चार्ली चैपलिन यानी हम सब। इसको हमको नहीं पढ़ने हैं, मैंने कट कर दिया हुआ है। उसके बाद है रजिया सज्जाद जहीर। रजिया सज्जाद जहीर ने लिखा है नमक। ठीक है, इसको हमको पढ़ने हैं। उसके बाद दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है शीरीष के फूल। शीरीष के फूल हमको नहीं पढ़ने हैं, ये हमारे सिलेबस हटा दिया गया है। 18 दिया हुआ है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा हुआ है। यहाँ पर दो पार्ट लिखे हुए हैं। पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये हमको पढ़ने हैं। दूसरा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये भी हमको पढ़ने हैं। तो ये हमारा गद्य खंड हुआ। और ठीक है, गद्य खंड में हमको जो पार्ट पढ़ने हैं उनको मैंने टिक किया हुआ है। ये सारे लिस्ट पार्ट हैं जो हमको पढ़ने हैं, और जो पार्ट नहीं पढ़ने उसको मैंने कट कर दिया है। ये देखेंगे यहाँ पर आप भी इसी तरह अपने बुक में कर लेंगे, निशान लगा लेंगे, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। ओके बेटा, ठीक है। तो आइए अब हम आप यहाँ से अपना पहला पार्ट प्रारंभ करते हैं। पहला पार्ट देखते हैं जिनको लिखा हरिवंश राय बच्चन जी ने। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर काव्य खंड से पहला पाठ प्रारंभ करते हैं, जिनको लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। हरिवंश राय बच्चन जी ने, जैसे कि मैंने बताया आपको, 2 कविताएं लिखी हैं, आत्म परिचय और गीत। ठीक है, तो हमको उसमें गीत में लिखा दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसको हमको पढ़ना है। और कौन सा नहीं पढ़ना है? आत्म परिचय हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जो इन्होंने लिखा है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हरिवंश राय बच्चन जी ने। तो हरिवंश राय बच्चन जी ने जो लिखा है, तो उनकी परिचय बतलाती हूँ कि हरिवंश राय जी बच्चन का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म जो है सन 1907 इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर होता बेटा? इलाहाबाद में 1907 में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, और इनका जो इन्होंने काव्य खंड लिखे हैं, काव्य संग्रह लिखे हैं, वह एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये इनकी काव्य संग्रह हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, इन्होंने आत्मकथा जो 4 खंडों में लिखी हैं। ठीक है, हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ इन्होंने अनुवाद किया है। प्रवासी की डायरी लिखी है। इनका जो पूरा वाङ्मय है वह बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। इनका निधन है, हरिवंश राय बच्चन जी का निधन जो है वह सन 2003 मुंबई में हुआ। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी ने जो लिखा है गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह इन्होंने गीत लिखा है। तो इसका आशय क्या है, इस कविता का सार क्या है, उन्होंने क्यों लिखा है, इसकी सारांश मैं आपको बतलाती हूँ कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह एक प्रेम गीत है जो बच्चन के निशा निमंत्रण से लिया गया है। ठीक है, और पथिक थकने के बावजूद बिना रुके निरंतर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जाता है। चिड़िया भी दिन ढलते ही अपने बच्चों के सारे सोच के बारे में सोचते हुए वह तेजी से फड़फड़ाते हुए उड़ती है। लेकिन कवि की स्थिति बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, कि कवि के लिए प्रतीक्षा कोई नहीं कर रहा है, इसलिए विपरीत है। उनकी पत्नी जीवित नहीं है, यह सोचकर उनके पैरों की गति धीमी पड़ जाती है। प्रस्तुत जो गीत है इसी पर आधारित है। ठीक है, तो अब हम ये गीत पढ़ते हैं जिन दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए ना पथ में रात कहीं, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है।
पथ मीन्स होता है राह, रास्ता, ठीक है। मंजिल मीन्स अपना लक्ष्य होता है, ठीक है। और पंथी यानी जो यात्री हैं, जो यात्रा कर रहे हैं वो हैं पंथी। यहाँ पर पंथी से मतलब है, ठीक। तो कवि हरिवंश राय बच्चन जी क्या बतलाते हैं यहाँ पर कि हम जो हैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ें, जल्दी चलें। कवि कहते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, दिन जो है जल्दी जल्दी ढल रहा है, इस कारण यह सोचकर कि रास्ते में कहीं रात ना हो जाए, रास्ते में कहीं रात ना हो जाए, दिन भर का थका हुआ यात्री भी अपनी मंजिल की ओर जल्दी जल्दी बढ़ता है। वो क्या सोचता है कि कहीं रात ना हो जाए, यह सोचकर दिन भर का जो यात्री होता है, चलता है, वह जल्दी जल्दी चलता है ताकि उसे उसकी मंजिल जल्दी मिल सके, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, अर्थात अपने घर वह पहुंच सके जहां उसके घर में उनके अपने लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ठीक है, कवि बार बार ये दोहराता है कि हमें शीघ्रता से चलना चाहिए, यानी शीघ्र समय बीतने से पहले हमें अपने काम पूरे कर लेने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, यह ध्यान परों में चिड़ियों की चंचलता कितनी है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। क्या बोलते हैं कवि जो हैं, बोलते हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रत्याशा मीन्स आने की आश, कुछ पाने की आश, यानी बच्चे जो हैं वह हमारी राह देख रहे होंगे और हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे ताकि उन्हें हम उनका खाना ले जाकर दे सकें। नीड़ों से झांक रहे होंगे, नीड़ अर्थात घोंसला, घोंसलों से झांक रहे होंगे और हमें देख रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता है। ऐसा सोचकर कवि कहते हैं कि जब ऐसा ख्याल आता है कि मेरे घर में मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, अपने खाने की राह देख रहे हैं, तो वैसा जब उनके मन में ख्याल आता है तो क्या करता है, चिड़िया अपने परों में, परों मीन्स पंख में, अपने पंख में क्या भर लेता है, भरता कितनी चंचलता है, चंचलता भर लेता है, ठीक है। चंचलता यानी गतिशीलता, चंचलता अर्थात गतिशीलता या व्यग्रता, बहुत अधिक जल्दीबाजी, ठीक है। और वो अपनी क्या भर लेता है, परों में चंचलता भर लेता है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात वह बहुत अपने घरों की ओर जाने के लिए अपने परों में चंचलता भरता है और अपनी घोंसलों की ओर उड़ने लगता है। अपने प्रियजन से मिलने की आतुरता उसके कदमों में तेजी ला देती है, ठीक है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता है, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल अर्थात होता है बेचैन, व्याकुल। कवि क्या कहते हैं कि अब जब उनको ख्याल आता है कि आखिर मुझसे मिलने के लिए कौन बेचैन होगा घर में, मैं क्यों जल्दी कर रहा हूँ, मैं क्यों व्याकुल हो रहा हूँ, मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं हित अर्थात होता है मैं किसके भलाई के बारे में सोचूं, मैं किसकी भलाई के बारे में सोच रहा हूँ, किसके लिए मैं सोच रहा हूँ, इतना व्यग्र क्यों हो रहा हूँ मैं, यह प्रश्न शिथिल करता पद को। जैसे ही कवि के हृदय में यह विचार आते हैं तो शिथिल करना यानी कमज़ोर कर देना, रोक देना, धीमा करना। तो जैसे यह विचार आते हैं कवि के मन में कि आखिर मैं इतनी व्यग्र क्यों हो रहा हूँ, व्याकुल क्यों हो रहा हूँ, मेरा घर में कौन इंतज़ार कर रहा है, तो जैसे ये प्रश्न आता है तो उसके भरता उर में विहलता है, उर अर्थात हृदय, विहलता अर्थात होता है कष्ट या दुख। जैसे यह प्रश्न उसके मन में आते हैं तो उसके हृदय में क्या हो जाता है, कष्ट से भर जाता है, दुख से भर जाता है, वह व्याकुल हो जाता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहते हैं कि मैं क्यों इतनी व्यग्र हो रहा हूँ, क्यों इतना व्याकुल हो रहा हूँ, मेरा तो कोई वहाँ इंतज़ार ही नहीं कर रहा है, मेरा तो कोई वहाँ है ही नहीं, मैं किसके लिए इतना बेचैन हूँ। वह कवि का मानना है कि
प्रेम के कारण हृदय में जो आतुरता है वह प्रिय से मिलने के लिए, अपने प्रिय से मिलने के लिए जल्दी में ऐसा एहसास होता है, ठीक है, कि कहीं दिन ना ढल जाए, मैं थोड़ा जल्दी पहुंचूं और जाके अपने प्रियजनों से मिलूं। लेकिन यहाँ पर ये हो जाता है कि कभी को ये भी लगता है कि नहीं, मेरा घर में कोई इंतज़ार ही नहीं कर रहा है, तो मैं क्यों इतना जल्दी करूं, मैं क्यों अपने पैरों में आतुरता भर रहा हूँ, व्याकुलता भर रहा हूँ अपने हृदय में, और अपने वह कदमों को थाम लेता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये है हमारे इस गीत का अर्थ है। मुझे उम्मीद है बेटा कि आप लोगों को समझ आया होगा, और आप अपनी कॉपी में, नोटबुक पे आप पहले इसका क्या लिखेंगे, जो कठिन शब्द में बतलाए हैं उसका अर्थ लिखेंगे, उसके बाद इस गीत का अर्थ लिखेंगे, सप्रसंग व्याख्या करेंगे, ठीक है। आप अपनी कॉपी में नोट्स बना लेंगे। मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसके बारे में आप लोगों को अभी बताती हूँ कि जो आपके बार बार रिपीट होते हैं पेपर में, बोर्ड में आते हैं, उसके बारे में आपको क्वेश्चन आंसर बतलाती हूँ। ये आप तब तक अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर। तो ये क्वेश्चन आंसर हमने यहाँ से देखेंगे हम। बच्चे किस बात की आशा में निडों से झांक रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कविता में कि बच्चे जो हैं वह किस बात की आशा में झांक रहे हैं निडों से, अपने घोंसले से, कि कब हमारे माता पिता आ रहे हैं और हमारे लिए क्या लाएंगे, खाना लेकर आएंगे। यह उम्मीद लेकर वह बच्चे जो है अपने घोंसले से झांक रहे हैं, ठीक है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति में बार बार आने से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। यह दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता की इस बात की आवृत्ति, मतलब बार बार दोहराने से यह बात पता चलता है कि अपनों से मिलने के लिए लोग जो हैं क्या अपने बेचैन हैं, और अपनी मंजिल पाने के लिए उनको लगता है कि कहीं रात ना हो जाए, कहीं दिन ना ढल जाए। मुझे दिन ढलने से पहले अपने लक्ष्य तक, अपने घर तक पहुंचना है, ताकि मैं अपने घर पहुंचकर अपनी प्रियजनों से मिल सकूं, ठीक है। ये आप क्वेश्चन आंसर कर लेंगे और आप अपना फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको दूसरे वीडियो में मिलूँगी सेकेंड पार्ट के साथ, ठीक है। ओके बेटा।